अपने दर्शकों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी की बात करें तो 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी परंपरागत सीट वाराणसी से चुनावी मैदान में, उनके खिलाफ अजय राय चुनावी मैदान में है। इसके अलावा 12 और सीटें हैं जिनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोली, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज भी शामिल हैं। इसके अलावा सोनभद्र जिले में दुद्धी के रिक्त चल रही विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी आज ही वोटिंग हो रही है। तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट किया सुबह पहुंचकर, और लोगों से भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचे पोलिंग बूथ और मतदान करें। बता दें कि मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी है और शाम 6 बजे तक यह जारी रहेगा। और इनमें से 12 लोकसभा सीटों के मतदान केंद्रों पर जितने भी लोग कतार में होंगे वो सभी वोट देने के हकदार होंगे, जबकि रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट और सोनभद्र जिले में दुद्धी विधानसभा सीट पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक ही रहेगा। तो 7वें चरण में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक मतदाता गोरखपुर और सबसे कम सलेमपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 144 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें 134 पुरुष, 10 महिला प्रत्याशी हैं। और 7वें चरण में सबसे ज्यादा 28 प्रत्याशी घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है और सबसे कम 7 प्रत्याशी देवरिया और वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। तो वाराणसी, जो कि इस पूरे चरण की सबसे हॉट सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद है और इस बार भी चुनावी मैदान में उतरे हैं और लगातार वोटिंग हो रही है। तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से लगातार हम आपको पल पल की अपडेट्स इस पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर देते आ रहे हैं और 6 चरण बीत चुके हैं। आज 7वां और अंतिम चरण है और इसके ठीक 3 दिन के बाद नतीजे भी आ जाएंगे। और हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश स्टेट हेड शत्रुघ्न सिंह राठौर जी जुड़ चुके हैं। शत्रुघ्न जी, 7वां और अंतिम चरण, काफी अहम चरण, 13 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया जारी है। सबसे खास जो नजर है वाराणसी पर होगी। किस तरह के समीकरण इस पूरे 7वें चरण में है और अभी तक जो मतदान प्रतिशत आया है इन 13 सीटों में, वो क्या कहता है? देखिए, इस समय चुनाव जो है शुरुआत होके फर्स्ट चरण से लेकर 7वें चरण तक आ गया है। पहले चरण में और दूसरे चरण में जो इंडी गठबंधन है, जो विपक्ष है, वो थोड़ा सा कम एग्रेसिव था। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी या हम 200-300 से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और उन्होंने आके लास्ट में आके 7वें चरण में, बल्कि 6वें चरण में वो लोग बोलने लगे कि हम लोग सरकार बना रहे हैं। इससे पहले उनके कोई भी नेता ये नहीं कह रहे थे हम सरकार बना रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की 400 पार नहीं आएगी, वो ये बोल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे 6वां चरण पार किया, 6वें चरण पे उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और अपने चुनाव को और एग्रेसिव बनाते हुए, अपने चुनाव प्रचार को एग्रेसिव बनाते हुए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो सरकार बना रहे हैं। अब जब उन्होंने ये कहना शुरू किया हम सरकार बना रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो लोग कहीं ना कहीं थोड़े से साइलेंट हो गए। उन्होंने ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं सचमुच में ये लोग सरकार बना रहे हो, तो उन्होंने अपना साइलेंट वो हो गए, बोलना कम कर दिया, उन्होंने बताना कम कर दिया। लेकिन उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने एक साथ इकट्ठा होके आज वोट किया हुआ है, क्योंकि इस समय 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। जो वाराणसी सीट है उस पर पूरे विश्व की नजर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने वोटों से जीतते हैं। जीतना तो उनका पक्का है,
क्योंकि उनका जो रोड शो हुआ था वो ऐतिहासिक रोड शो हुआ था। जिस तरीके से लोगों ने उन्हें अपना प्यार दिया, अपनापन दिया, जिस तरीके से लोग आरती के लिए खड़े हुए थे, फूल देने के लिए खड़े हुए थे, जो माहौल था वो माहौल ऐसा था कि वो बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, वो अपने आप आए हुए लोग थे। और जिस तरीके का माहौल वहां पे बना था, ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी 5 लाख से अधिक वोटों से वहां से चुनाव जीतेंगे। ये वहां पे पक्का है। लेकिन वहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी एक कोशिश की है इंडी गठबंधन ने कि एक माहौल बनाया जाए कि मोदी जी को कहीं फंसाया जाए, लेकिन मोदी जी पूरे देश में इस समय प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी थी, जितना टाइम उनको देना था बनारस में उन्होंने उतना टाइम दिया। लास्ट के 2 दिन तो बनारस को जा ही नहीं पाई, क्योंकि उनको सभी जगह प्रचार करना था, पूरे देश में प्रचार करना था। लास्ट में उन्होंने पंजाब में रैली करी है, लास्ट में उन्होंने बनारस में नहीं करी हुई है। बनारस में लेकिन पूरे प्रदेश का क्या, पूरे देश के नेता, पूरे देश के कार्यकर्ता बनारस में पहुंच गए थे। बनारस में जगह नहीं थी, ये स्थिति थी कि सारे होटल भरे हुए थे, सारे कार्यकर्ताओं को टाइम हो दिया गया था। तो बनारस में तो ये है कि कहीं से कोई फर्क नहीं है। उसका फायदा नरेंद्र मोदी के बनारस के लड़ने का फायदा, जो चंदौली सीट है उस पर जो है महेंद्रनाथ पांडे जी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको वहां पे उस चीज का फायदा मिला, क्योंकि 2 विधानसभा की सीट है जो वो बनारस में आती हैं। और बनारस में आने की वजह से 2 सीटों पे लोग जो वोट डालते हैं, वो बनारस के लोग वोट डालते हैं, वो मोदी जी को समझ के या मोदी जी को वोट डालते हैं। लेकिन वो चंदौली में आती है, महेंद्रनाथ पांडे को 2 सीटों पे उन पे अच्छी बढ़त मिलती है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से। तो चंदौली सीट पे इसीलिए महेंद्रनाथ पांडे जी का अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वहीं पे आज चंदौली में भी वोटिंग हो रही है। और वहां पे एक राजपूत बिरादरी के पूर्व मंत्री है वीरेंद्र सिंह, उनको समाजवादी पार्टी ने उतारा है और उन्होंने बहुत अच्छी फाइट दे रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में शुरू से एक माहौल बना कि राजपूत नाराज हैं। और करडी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने भी पूरे उत्तर प्रदेश में एक प्रचार किया और एक माहौल बनाया कि राजपूत नाराज हैं। तो उसमें जो है कुछ राजपूत नाराज होके, या वहां पे जब उनका राजपूत ही कैंडिडेट है, तो हो सकता है कि एक टफ फाइट इसी वजह से बन गई वहां पर चंदौली में। लेकिन जो फायदा मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी के लड़ने की वजह से 2 सीटों पे, 2 विधानसभा बिल्कुल बनारस में आती हैं, तो उनका कोई ज्यादा उन्हें नुकसान होने की संभावना नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वजह से चंदौली सीट सेफ है। फिर आ जाते हैं आप मिर्जापुर पे अनुप्रिया पटेल हैं, जो बीजेपी की सहयोगी संगठन है अपना दल ऐसे, वो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मंत्री भी हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। तो अनुप्रिया पटेल का अच्छा चुनाव लड़ा जा रहा है। वहां पे भी राजपूत वोटों में राजा भैया से एक इशू हुआ था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि राजा भैया के बारे में कुछ बोल दिया था, जिस वजह से ये हुआ कि वहां पे राजपूत नाराज होता है। कितना राजपूत नाराज होता है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे लगभग 1 लाख से ऊपर राजपूत वोट है मिर्जापुर में। तो वो अनुप्रिया पटेल को हमेशा मिलता था, क्या इस बार वो मिलेगा? अगर नहीं मिलता है तो अनुप्रिया पटेल के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और इधर पे और दूसरी सीट जो और बगल में है, जो सबसे प्रसिद्ध सीट है गाजीपुर। आप बनारस का और गाजीपुर का बॉर्डर मिलता है, लेकिन गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी की चूक जेल में मृत्यु हो गई थी, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया था, मुख्तार अंसारी के परिवार ने आरोप लगाया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्री या उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने इनकी हत्या करवा दी है, ये आरोप लगाया था। इनडायरेक्ट में प्रशासन पे आरोप लगा था। तो मुख्तार अंसारी की डेथ हो गई है। अफजल अंसारी इस समय चुनाव मैदान में है। पहले वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से वहां से जीते थे। बहुजन समाज पार्टी की सीट से अफजल अंसारी और गाजीपुर से जीते थे। उन्होंने मनोज सिन्हा को हराया था, जो इस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, वो भी वहां से कुछ प्रभाव डाल रहे हैं कि गाजीपुर में किसी भी तरह ये सीट वापस खींची जाए। गाजीपुर में जबकि 80% हिंदू है, लेकिन वहां पे जो समीकरण इस तरीके का बना रखा है, मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी, इन दोनों अंसारी ब्रदर ने ऐसा वहां पे माहौल बना रखा था कि वहां पे उनको जीतना ही था, क्योंकि उन्होंने वहां पे गोलबंदी टाइप से बना रखा था कि एक जाति का 2 नेता हैं, तो एक उधर है तो एक इधर है, तो ऐसे करके उनका अच्छा वहां पे माहौल है। लेकिन अब मुख्तार अंसारी है नहीं वहां पे। मुख्तार अंसारी की डेथ हो चुकी है और प्रशासन का भी दबाव है और शासन का लोगों में भी एक मैसेज है कि ये माफिया हैं। इस तरीके से उनको जेल में गए हैं, उन पर भी आरोप लगे हुए हैं, बेल पे बाहर हैं। और मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी हैं, वो बताते हैं आरोप भारतीय जनता पार्टी ये लगाती है कि वो 13 दिन केवल 5 साल में संसद में जा पाए और बाकी जा ही नहीं पाए, या तो वो जेल में रहे या कहीं फरार रहे, जो भी रहा हो। तो वहां पे भी एक टफ फाइट है, क्योंकि युवा मोर्चा के पहले पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं आशुतोष राय, उनके पिताजी को टिकट दिया गया है पारसनाथ राय को। वो मनोज सिन्हा के भी बहुत करीबी रहे। मनोज सिन्हा पहले वहां से सांसद रहे,
मनोज सिन्हा इस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, तो मनोज सिन्हा की भी प्रेस्टीज वहां पे दांव पे लगी हुई है कि पारसनाथ राय किसी भी तरह वहां से चुनाव जीतना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारे नेता, सारे साम दाम दंड भेद, पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखी है, किसी भी तरह अफजल अंसारी से ये सीट छीनी जाए। समाजवादी पार्टी ने जो अफजल अंसारी को लड़ा रखा है, मुख्तार अंसारी की डेथ के बाद अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए, दूसरी जगह नहीं गए, कल्याण सिंह की मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव नहीं गए थे, लेकिन मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने के लिए, फातिया पढ़ने के लिए, जिसका योगी जी अक्सर उनको पे आरोप लगाते रहते हैं कि वो फातिया पढ़ने के लिए एक माफिया तो अफजल अंसारी के घर गए। तो एक बहुत ही प्रेस्टीज वाला बनाए, सबकी नजर है इस सीट पर, इस सीट पे क्या होता है। उसके ही बगल में एक सीट है, बॉर्डर मिला हुआ है, बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सुपुत्र नीरज शेखर चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर वहां से 8 बार सांसद रहे हैं, तो वो सीट एक तरीके से उनकी पैतृक सीट है। नीरज शेखर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया हुआ है और उनकी भी बहुत कर्री टक्कर सनातन पांडे से हो रखी है। तो बलिया में भी टक्कर है, क्योंकि बलिया में यहाँ पे एक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इस समय सरकार में मंत्री है दयाशंकर सिंह, वो बलिया सदर से विधायक हैं। तो वहां पे उनकी भी प्रेस्टीज इशू बनी हुई है कि किसी भी तरह चंद्रशेखर के जो पुत्र हैं, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, उनके पुत्र हैं नीरज शेखर, तो उनकी प्रेस्टीज इशू बनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरह इस सीट को जो है बरकरार रखा जाए। हालांकि यहाँ से पहले वीरेंद्र सिंह मस्त वहां से सांसद हुआ करते थे, उनका टिकट काट के भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को टिकट दिया हुआ है। फिर एक सीट आती है यहाँ पे कुशीनगर देवरिया, ये भी भारतीय जनता पार्टी की पैतृक सीट है, पैतृक सीट कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले से जीती हुई सीट है। और इन दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हुए हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण बहुल सीट है, वहां पे भी फाइट है। और आपको ये बता दें, क्योंकि ये लास्ट जो बिल्कुल चुनाव का टाइम आ गया है, आखिरी चरण आ गया है, अब चुनाव धीरे धीरे जो बिहार का बॉर्डर है, धीरे धीरे पूरब से शुरू, पश्चिम से शुरू हुआ और धीरे धीरे चलते हुए बिहार के बॉर्डर, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर पहुंच गया है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और ये पूरी जो पट्टी है, ये लगा हुआ है बिहार के बॉर्डर से। तो कहीं ना कहीं बिहार का भी असर इन सीटों पे देखने को मिल रहा है। यहाँ से जो सीटें हैं, 13 सीटें हैं, इसमें 2 सीट केवल जो थी वो भारतीय जनता पार्टी हारी हुई थी, जिसमें एक घोसी सीट है, घोसी सीट और दूसरी ये गाजीपुर, ये 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती हुई थी। इन दोनों सीटों को रिटेन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। 9 सीट भारतीय जनता पार्टी पर थी, 2 सीट अपना दल एस के पास थी और 2 सीट बहुजन समाज पार्टी के पास थी। तो भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है किसी भी तरह ये 13 में 13 सीटों को रिटेन किया जाए, किसी भी तरह पूरी ताकत इस समय सारी पार्टियों ने लगा रखी है। और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह गाजीपुर को तो ले ही लिया जाए, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा की इस समय प्रेस्टीज बनी हुई है। और इस आखिरी चरण में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी इस समय आध्यात्मिक उस पर गए हुए हैं कन्याकुमारी में, उसका असर देखने को इस चुनाव में मिलता है। यहाँ पे 13 सीटों पे पूरा चुनाव में एक एक नजर, एक एक पल की नजर नरेंद्र मोदी के ऊपर, मीडिया की भी है लेकिन जनता की भी है। अब ये देखना है कि किस तरीके से जो है क्या 4 तारीख को क्या निकल के आता है। बिल्कुल, पीएम मोदी ने 45 घंटे के ध्यान साधना का संकल्प लिया है और लगातार विपक्ष इस पर हमला भी बोल रहा है। फिलहाल देखना होगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब कितना ये ध्यान साधना जो है वो कारगर साबित होती है और जो वोटर्स का रुझान है वो किस ओर करवट लेता है। शत्रुघ्न जी, आप हमसे जुड़े, इन 13 सीटों पर आपने विस्तृत विश्लेषण पेश किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।